हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज 10th के बाद बच्चे आ गए हैं 11th में और उन्होंने लिया है कॉमर्स, और कॉमर्स में उनको एक नया सब्जेक्ट मिलता है अकाउंटेंसी। ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है बेटा, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या थोड़ा क्या काफ़ी अलग हो गया है। बेसिकली 10th तक आपने अकाउंटिंग कुछ भी नहीं देखी, अब आप 11th में आकर अकाउंटेंसी नाम एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो जो कि बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ऐसा ये सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। जो फ़र्क है वो इतना सा है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होनी है वो थोड़ी अलग है। इसमें जो काम हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका अलग है। तो आपको बेसिकली वो तरीका समझना है, वो टर्मिनोलॉजी समझनी है, वो रूल्स समझने हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी अकाउंटिंग में मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो बेसिक हमारा आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के ऊपर है, अकाउंटिंग के मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, जहाँ पर आपको हम समझाएंगे अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फंक्शंस हैं, एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले बात बच्चा समझेगा कि सर ये अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, सारी बातें शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप प्लीज़ जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी जब पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अपने आप को बिजनेस के नज़रिए से सोचने की क्षमता पैदा करनी है। उसके बाद ही आप जो है इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आप अकाउंटिंग करके किसकी जा रहे हो, आप यहाँ पर अकाउंटिंग किसी इंसान की नहीं करने जा रहे हो, आप यहाँ पर अकाउंटिंग अपनी खुद की नहीं करने जा रहे हो, आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो एक बिजनेस की। अकाउंटिंग होती है किसकी, फर्म की। तो जब हमें फर्म की अकाउंटिंग करनी है तो फर्म के परस्पेक्टिव से ही हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, जो फर्म है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं कि वो खुद से अपना काम कर सकती है बेसिकली। ठीक है, पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग से उसकी एक अस्तित्व है। अगर हम बात करें उसके ओनर्स को लेकर, ओनर से अलग अस्तित्व उसका है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट निकाल के देने वाला है वो बिजनेस के ऑपरेशन का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, जो लॉस मिलने वाला है बिजनेस के ऑपरेशन से लॉस मिलने वाला है। बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज जो हो रही है उससे ही आपको कुछ नेट रिजल्ट्स कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग करते टाइम अपने आप को बिजनेस मानना है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तभी आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों, व्हाई डू वी नीड एन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हमें क्यों करनी है, क्या जरूरत है अकाउंटिंग की। तो समझिएगा, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिसने बिजनेस को करने का रिस्क लिया है, तो उसको क्या है, बहुत सारी चीजें जानने का इच्छा रखता है वो। ठीक है, आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, जब एक साल पूरा हो जाता है बिजनेस करते हैं, तो उसके बाद वो कुछ चीजें जानना चाहता है। उन कुछ आइटम्स की, उन कुछ रिजल्ट से, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हैज टू टेक सम डिसीजंस। ठीक है, तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो जानना चाहता है कि भैया आपने प्रॉफिट कितना कमाया ड्यूरिंग द ईयर, एक साल का बिजनेस ने प्रॉफिट कितना उसको कमा के दिया। एक साल बाद उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो उसकी मतलब हम कहें कि उसकी कितनी, उसके पास बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, या कितनी बिजनेस के ऊपर कर्जा हो गया, इस टाइप की लाइबिलिटीज आ गई हैं, उस टाइप की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, उसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। जानना चाहता है कि प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन करने से उसके जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें वो जानना चाहता है। ठीक है सर, इन सबको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सब जानने के लिए उसको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। तो भैया, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस मेंटेन करने को ही तो हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग तो जरूरी हो गई, अकाउंटिंग तो फिर जरूरी होगी, दस अकाउंटिंग इज नीडेड। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको मेरे हिसाब से क्लियरिटी आ गई होगी अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिजनेस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उसमें कुछ भी हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो भैया, हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं भाई, जैसे कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नहीं करना है, कोई ऐसा खर्चा तो नहीं हो रहा है जो कि नाजायज हो बिजनेस में, जिसकी जो कि प्रॉफिट पे काफी इम्पैक्ट डाल रहा हो। कोई इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिनको हम ओवरकम, अगर हमारी वीकनेस है तो हम उसको ओवरकम कर सके, हमारी स्ट्रेंथ का हम और ज्यादा अच्छे से फायदा उठा सके। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग से हमें मिलती है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी अकाउंटिंग की आपकी बुक्स में। डेफिनेशन क्या बोलती है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या बोला हमने, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग
in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character, and finally and interpreting the results thereof. सो ये डेफिनेशन अपने आप में बेटा बहुत कुछ कह रही है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी कोई ऐसा नहीं है कि सिंपल सा कि बता दिया क्या चीज़ होती है। डेफिनेशन बड़ी ही जो कहते हैं इंफॉर्मेशन अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो आपको खोल खोल के यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो इस डेफिनेशन से ही हमारे सारे फीचर्स निकल जाएंगे। जब हम फीचर्स को पढ़ेंगे डेफिनेशन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर सिंपल भाषा में मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूँ तो इतना है कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कुछ रिकॉर्ड करनी है हमें चीज़ें, क्लासिफिकेशन करना है, समराइज करना है, सही तरीके से करना है, मनी टर्म्स में करना है। ट्रांजेक्शंस का क्यों करना किसका है, किसको रिकॉर्ड कर रहे हो, किसको क्लासिफाई, ट्रांजेक्शंस का। ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो भी हुए, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके अंदर मनी वैल्यू इन्वॉल्व है, पैसा आया गया इंपॉर्टेंट नहीं, मनी वैल्यू उसके अंदर इन्वॉल्व है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उसके बाद जो है उसको यूजफुल या कहेंगे सिंपल वे में अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देना ही अकाउंटिंग कहलाती है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी अभी हम इसकी फीचर्स देखेंगे, ये डेफिनेशन आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। So now come to the characteristics and features of accounting। characteristics और features of accounting, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हमने डेफिनेशन में देखा था ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो उस पर बात चर्चा कर रहे हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड अकाउंटिंग इज साइंस ऑल्सो, ठीक है। कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स का नाम नहीं आया, आर्ट हो गई अकाउंटिंग, साइंस हो गई, कॉमर्स नहीं है क्या अकाउंटिंग। चलिए डेफिनेशन, ये पॉइंट देखिएगा। आर्ट का मतलब क्या है, देखो आर्टिस्ट जो होता है, कोई पेंटर है, वो उसको आप आर्टिस्ट बोलते हो, क्या कर रहा होता है वो अपनी इमेजिनेशन को जो है एक पेपर पे उतार रहा होता है। बेसिकली उसके पास एक प्री डिसाइड ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको क्या बनाना है, उसको वो बनाता है। तो उसका वो पूरा जो प्रोसेस है उसी को हम आर्ट कहते हैं। जिस भी प्रोसेस से वो काम कर रहा है ना, दैट इज आर्ट। सो आर्ट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ अचीविंग प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे है सर, अकाउंटिंग भी आर्ट है, बिकॉज अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग करने का प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर we came to know the profitability of the business and financial position of the business। इस सेंस में अकाउंटिंग जो है क्या है, आर्ट है बेटा, ठीक है। अकाउंटिंग इज साइंस ऑल्सो। अब साइंस क्या होता है सर, साइंस इज दैट थिंग विच इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बेसिकली हम कहें। ग्रेविटी का एक अपना प्रिंसिपल है, ठीक है, वेलोसिटी का अपना एक प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीजें के साइंस में ही पढ़ रहे हो ना आप लोग। तो कोई भी चीज जो किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है उसको हम साइंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसी अकाउंटिंग जो होती है ना, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। आप मन मर्जी से अकाउंटिंग नहीं करते हो, आपको रूल्स गिवन है, आपको प्रिंसिपल्स गिवन है, उनको आपको फॉलो करना है अकाउंटिंग करते टाइम। ऐसा नहीं है तुम्हारी जो मन में है वैसे अकाउंटिंग कर दोगे, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दोगे, नहीं। तो अकाउंटिंग करने के भी तौर तरीके क्या रहेंगे, आपको बताए गए हैं, जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्लियर हुआ। दूसरा फीचर बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। इसका मतलब ये है हम उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सके, समझ रहे हो, और एक्सप्रेस कर सके। हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी टर्म्स में मेजर कर सके और एक्सप्रेस कर सके। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी शॉप है, उसमें आग लग गई, आग लगने की वजह से मान लो मेरा फर्नीचर जल गया 50,000 रुपये का, मेरा सामान जल गया 1 लाख रुपए का। सो मेरा लॉस की वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। ये काउंट कर की जा सकती है ना, कैलकुलेट की जा सकती है। तो इस 1.5 लाख रुपए को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है, ये बड़ा सिंपल है कि मेरी जो बिजनेस था उसमें जो लॉस हुआ उसको हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। मान लो मेरे साथ में जो पर्सन था, कोई मेरा एम्प्लॉय था जो मेरे को असिस्ट करता था, एंड दैट पर्सन वाज टू गुड इन कस्टमर रिलेशनशिप। वो जो भी कोई आता था, आपने देखा हुआ कपड़े की कई शॉप होते हैं ना, कि आइए भाभी जी ये साड़ी देखिए, ये सूट देखिए, चेक देते हैं वो। आप जाइएगा कभी भी, जो ये ना मार्केट में कुछ लोग जो दुकानदार इतने तेज होते हैं कि बंदा जाता है एक कपड़ा लेने, वो 4 कपड़े लेके आता है, चिपका देते हैं उसको, बोलने के माहिर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो मेरा जो एम्प्लॉय था वो बड़ा ही अच्छा था कि
उससे लोग इम्प्रेस होते थे और मेरी शॉप पे बार बार विजिट करते थे, कुछ भी उनको सामान लेना होता था मेरे पास से ले रहे। तो उस एम्प्लॉय का कहीं ना कहीं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ दे तो मुझे लॉस तो होगा, पक्की बात है। मुझे एक दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा, मे भी वो उतना अच्छा हो ना हो काम करने में, तो उसकी वजह से मुझे लॉस तो होगा। पर ये लॉस काउंटेबल नहीं, मुझे नहीं पता कितना लॉस होगा। हो सकता है 100 रुपये का, हो सकता है 1000 का, हो सकता है लाख का लॉस हो, आई डोंट नो, अब मुझे इसका अमाउंट नहीं पता। बट ये डेफिनेट है कि उसका लॉस तो होगा। पर क्योंकि यहाँ पे अमाउंट आप उसकी लॉस को मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको मनी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और मेजर कर पा रहे हैं। क्लियर है। थर्ड फीचर रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मनी टर्म्स में जब हमें एक्सप्रेस करना है, मनी टर्म्स में हमें मेजर करना है, तो उसको हम रिकॉर्ड भी तो मनी टर्म्स में ही करेंगे, रुपी टर्म्स में, फिजिकल यूनिट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमने अगर गुड्स बेचे, मेरी स्टेशनरी का शॉप है, मैंने मार्कर बेचा 20 रुपए का, तो मुझे 20 रुपए की सेल को रिकॉर्ड करना है। मुझे 1 यूनिट ऑफ मार्कर को जाते हुए रिकॉर्ड नहीं करना है कि मार्कर सोल्ड 1 यूनिट, नहीं, मार्कर सोल्ड ₹20, ये मुझे रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। तो आपको रिकॉर्ड करना है मनी वैल्यू, मनी टर्म्स पे, फिजिकल यूनिट्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है। देन आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग से मतलब ये है बच्चों, होता क्या है कि हम पूरे साल भर अकाउंटिंग करेंगे। अब 365 डेज होते हैं, ठीक है। हर दिन में बिजनेस आपका 10-12 घंटे ऑपरेट हो रहा है। 10-12 घंटे में आपके बिजनेस में लगभग, छोटा मोटा बिजनेस है तो भी 100-150 ट्रांजेक्शन तो हो ही जाते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास दो बुक्स होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। आप एक किताब में तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, जैसे जैसे होता गया रिकॉर्ड करते गए। ठीक है। मान लो कि एक्स पर्सन है, उसका हमारे बिजनेस से ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, कभी उधार में सामान हम उससे खरीदते हैं, कभी उसको पेमेंट भी कर देते हैं, तो उसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमसे होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मुझे जानना है किसी पर्टिकुलर डेट पे कि मेरा एक्स को क्या अमाउंट ड्यू है, मुझे एक्स को क्या अमाउंट पे करना है, तो या तो मैं क्या करूं, हर रोज के जो रिकॉर्ड हुए ट्रांजेक्शन, डेली के ट्रांजेक्शन को एनालाइज करूं और एक्स के ट्रांजेक्शन को देखूं भैया कितना क्या है, वो तो मुश्किल काम हो जाएगा। होता क्या है कि ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड होते हैं। एक जगह तो आपको, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते गए रिकॉर्ड होते गए। दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है अकाउंट वाइज। बेसिकली ये मान लो कि एक अलग बुक में रिकॉर्ड होता है, उस बुक में हर पेज किसी सेपरेट आइटम को डेडिकेटेड होता है। तो जैसे कि उस बुक में कोई पेज होगा जो कि किसके लिए होगा, सिर्फ एक्स के लिए होगा। तो एक्स के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे रिकॉर्ड होंगे, फिर पर्टिकुलर नेक्स्ट उस लेवल पे आपके उस बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएंगे जहाँ पे कि एक्स का पेज है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें जब भी एक्स का ट्रांजेक्शन आएगा, वो यहाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है किताब में, साथ साथ में वो ट्रांजेक्शन यहाँ से दूसरी बुक में भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि जिसमें कि एक पेज सेपरेट एक्स का है। तो मैं, मुझे जब भी जानना है कि मेरा एक्स को क्या अमाउंट ड्यू है, तो मैं क्या करूंगा, उस बुक का जो है इंडेक्स देखूंगा, एक्स किस पेज नंबर पे है, एक्स को खोलूंगा और मुझे पता लग जाएगा। क्लियर है। तो ये मैंने आपको अभी अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं समझाया है, लेकिन एक जनरल चीजें समझाई कि इस क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आप एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हो। जो दूसरी जो बुक मैंने आपको कही थी, उस बुक को बोलते हैं लेजर बुक। ठीक है। तो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आप एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो लेजर के अंदर, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये आगे और हम आगे क्लियर करेंगे, आगे चीजें सारी समझ में आपको आती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मुख्य बिंदु, आपको मुख्य जो है पॉइंट क्या समझना है इंपॉर्टेंट, कि एक नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड, जोगेंद्र मेरे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो मेरे पेज पे, और एक्स के ट्रांजेक्शन एक्स के पेज पे, वाई के ट्रांजेक्शन वाई के पेज पे, कोई सैलरी के ट्रांजेक्शन जो भी है वो सैलरी के पेज पे। तो हर ट्रांजेक्शन जो है सेम नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देन आता है समराइजिंग। नेक्स्ट आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि आप भी जानते, समराइज करना मतलब कि इतना ज्यादा जो अकाउंटिंग डाटा है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करो। ठीक है। तो समराइजिंग का मतलब होता है सिंपली प्रेजेंटेशन करना, उसको अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर में, जो इजीली समझ में आ सके, और जिससे कुछ इंफॉर्मेशन या जिससे जो आपको कुछ आप उससे कंक्लूड कर सको, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करे। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, इसमें आप लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हो, यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, एकदम से मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो आप लेजर अकाउंट्स बना रहे हो, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, आप देख लेना, बस लिखने के पॉइंट ऑफ एक बार देख लेना, बाकी सारी चीजें, ये पूरा चैप्टर है इनके ऊपर। ठीक है, डोंट वरी। देन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। फाइनली इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए मैनर दैट यूजर हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन।
कि आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कन्वे करो कि जो भी उसके यूजर्स हैं दे मस्ट हैव द फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो आप ये नोट डाउन कीजिएगा, फीचर्स खत्म हो गए यहाँ पे। ये हमारी क्लास हुई। आज की वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यहीं पे इतना इस टॉपिक हम आज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, दूसरी बातों को देखेंगे। तब तक मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ तो आ ही गई होंगी, पढ़ लीजिएगा इसको और बस ठीक है, पढ़ लीजिएगा और क्या करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।